नहीं पूछना है कुछ भी? सर वो टॉर्क वाला हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो भी बता देता हूँ बेटा, वो पूरा ही मैं बता देता हूँ, और सब भी पढ़ लेंगे और ये भी पूछ बता देता हूँ, दोनों चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जैसे कि एक पोर्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकालने का। बेटा सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो इस तरह से, बेटा सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, वापस से चीज डिस्कस हो रही है, और ऐसे डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से इसके बीच में, और मान लो इसका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी है डी के बराबर वही, और ये थीटा एंगल है बेटा मान लो दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो आपसे एक बात पूछूं मैं, तो बताओ चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, प्लस चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा? सर राइट साइड। राइट साइड, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा राइट साइड में, करेक्ट। तो यस सर। ये जो प्लस चार्ज है बेटा, इस पे फोर्स बनाऊं तो इधर लगेगा Q इंटू ई, और जो माइनस चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, क्योंकि यस सर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अब इस पे यदि हम चेक करेंगे बेटा, तो आप देखोगे तो दोनों फोर्सेज का नेट फोर्स निकालूं मैं डाइपोल पे, तो एफ नेट में बोलूंगा, तो दिस इज बेटा क्यू ई एंड माइनस क्यू ई, ठीक है। तो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे, सो दिस इज क्यू ई माइनस क्यू ई एंड दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो हमने देखा जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल पे नेट जो फोर्स आ रहा है वो जीरो के बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो ये हमें समझने की बात हो गई कि डाइपोल पे नेट फोर्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब जीरो आएगा। बेटा ऐसे केस में इसका ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, ये बात समझने की है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है बेटा, तो ट्रांसलेशन मोशन इज यस सर। नॉट पॉसिबल। सर रोटेशनल मोशन है बिल्कुल। तो बेटा इसका पॉसिबल। रोटेशन मोशन पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि किसी को ऐसे दो फोर्स लगा के खींचू तो ये इधर घूमने की टेंडेंसी रखेगा और ये इधर घूमने की टेंडेंसी रखेगा। तो इस केस में आपका इसका रोटेशन पॉसिबल होगा और ट्रांसलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे देखोगे बेटू तो समझो इसको कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा और रोटेशनल मोशन आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको हैंडल करते हैं अपन अब कि टॉर्क कैसे निकालूं। तो बेटा टॉर्क निकालने के लिए ध्यान से समझो, किसी भी फोर्स ऐसे जो दो फोर्सेज अपोजिट लगते हैं तो इनका टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं फोर्स के बीच की, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है बेटा P, इधर भी लग रहा है QE, और इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी होगी ये। तो हम बात करें इसको, ये थीटा एंगल बोला है तो ये डी दी है, तो बेटा क्या ट्रायंगल से मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी डी साइन थीटा, बस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा बदल के लिखते हैं, हम Q और D को एक साथ लिखते हैं और E साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज क्यू डी? इस डाइपोल के लिए Q इंटू डी क्या हो गया? सर पी। डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो P E साइन थीटा, और आपको पता है कि साइन थीटा जब आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, और इस तरह से बेटा इसका डेरिवेशन होता है और नेट फोर्स जीरो आता है। अब इसी को आपको एक दो लाइन जो लैंग्वेज में लिखनी है वो एक्स्ट्रा लिखनी होती है बेटा, जो मैंने पिछले बार बताया तब आपको बताई थी कि नेट फोर्स जैसे इस पे सेम डायरेक्शन, इस पे अपोजिट डायरेक्शन, सिंस देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन बट देयर विल बी ए रोटेशनल मोशन ड्यू टू टॉर्क एटसेट्रा। तो क्लियर है बेटा ये? यस सर। चलिए एक, सर वो ग्राफ में डाउट था सर, जो आपने अच्छा सर लास्ट में कराया था ना सर, ठीक है, वो ग्राफ भी बता एच देते हैं सी बेटा। एच एम सी के। हाँ बेटा वापस उसको भी देख लो। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारे दो तीन तरह के जो थे, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, और एक दूसरी तरफ आता था सॉलिड नॉन
कंडक्टिंग। बेटा पहले तीनों के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्रेटर देन R के लिए हमारा एक्सप्रेशन था KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू R का एक्सप्रेशन था KQ/R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड R लेस देन R के लिए एक्सप्रेशन था 0। इसी तरह बेटा यहाँ पे बोलते थे तो फर्स्ट केस का आंसर वही था, सेकंड का आंसर भी वही था, बट थर्ड का आंसर था ρr/3ε0। डन? यस सर। ऑल गुड बेटा। अब यहां से बेटा इसके लिए जो ग्राफ बनेगा देखो कैसे बनता है आर के साथ में। आर के साथ वेरिएशन बनाओ तो इसके अंदर में फील्ड 0 रहता है। कब तक 0 रहता है? जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर ना हो जाए। और कैपिटल आर पे मैक्सिमम आता है आपका ये वैल्यू। तो कैपिटल आर पे आपकी ये वैल्यू होगी और उसके बाद देखो बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है आर से, तो इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा ये। तो ये 0 दिखा रहा है, यहाँ पे 0 है ये शुरू में। इसी तरह जब इसके लिए देखूंगा तो इनसाइड जब देखोगे बेटा आप अंदर, इसके अंदर ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा आर बढ़ने के साथ साथ और फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो अब बताओ बेटा क्या नहीं आ रहा है हमें इसमें? कौन नहीं सा सर, अब part समझ आ गया सर। ठीक है चलो। यस सर। तो बेटा एक क्वेश्चन है, मुझे इशिका ने सेंड किया है तो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा सभी बच्चे, अच्छे से देखना सभी। थोड़ा सा लिटिल टफ पड़ता है बट कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे तो आ जाएगा। बेटा आपको ऐसा दिया हुआ है कि दो बॉल्स है, ऐसे दो धागे बंधे हुए ऐसे और दो बॉल्स को इससे लटकाया हुआ है। दोनों पे चार्ज Q है और मास M है इन दोनों पे, ठीक है? चार्ज Q मास M, इस पे भी चार्ज Q और मास M। अब बताओ बेटा इन दोनों बॉल्स को ऐसे पास में लेके छोड़ दूं तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेगी? यस सर, रिपेल करेगी। तो रिपेल करेगी करेगी करेगी। एक लेवल ऐसा आएगा जब रिपेल करना रुक जाएगा, जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो ये सवाल पूछना चाह रहा है जब इनका इक्विलिब्रियम होगा, मान लो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये। और इसकी आपको थ्रेड की लेंथ दे दी बेटा L के बराबर और मास M दे दिया और ये Q दे दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं और ये एंगल थीटा दे दिया बेटा आपको, मान लो ये एंगल है आपका थीटा के बराबर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम होगा तब हमें बताओ कि ये कितनी लेंथ होगी। और क्वेश्चन में साथ में ये भी बोला गया है थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा इज स्मॉल। अच्छा थीटा स्मॉल बोलने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर 0 डिग्री। नहीं, स्मॉल का मतलब 0 नहीं बेटा। थीटा जब भी स्मॉल बोलते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो हमेशा ध्यान रखो, बहुत काम आता है। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली थीटा, इनको हम एज ए इक्विवेलेंट लिख सकते हैं जब भी थीटा स्मॉल होता है। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू ऑल शुड रिमेंबर। जब भी थीटा छोटा होता है वी कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा। अब बेटा इसको इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं आपको पता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 करो। तो इस किसी भी एक को कंसीडर कर लो। तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, देखो यहां पे बना के लिख रहा हूं मैं इसको। इस पे बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, लगेगा कि नहीं? इस तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, आई एम कॉलिंग इट Fe। और इस तरफ बेटा फोर्स लगेगा टेंशन। यदि ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? अल्टरनेट। यस सर। तो बेटू ये एंगल थीटा हो गया। अब इस टेंशन के कंपोनेंट कर लो। टेंशन क्या होता है बेटा? ऐसा फोर्स जो इस धागे में लगता है या किसी रस्सी में लगता है। तो इस टेंशन का थीटा के पास वाला टुकड़ा होगा T cos थीटा और इस टेंशन का थीटा के दूर वाला टुकड़ा होगा T sin थीटा। अब बेटा ये इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेज बराबर होने चाहिए। तो यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, आपका हॉरिजॉन्टल इक्वेशन T sin थीटा इक्वल टू Fe। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? मान लो ये दूरी x है दोनों के बीच की, बताओ कितना लगेगा? K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सही लिखा क्या मैं? यस सर। बिल्कुल सिंपल, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बेटा। इसी तरह मैं लिख सकता हूं T cos थीटा इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा।
तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड करने से आया टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करने से आ गया। बेटा फिर से रिपीट करता हूं, कुछ नहीं किया, इस पे लगने वाले फोर्सेज लिखे, नीचे mg लगता है हमेशा, आपस की वजह से दोनों पे एफ ही लगेगा, टेंशन लगेगी स्ट्रिंग में, तो टेंशन के दो टुकड़े के दोनों को अपोजिट फोर्स को इक्वल कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें पूछ रहा है वो कि x कितना होगा, ये x कितना होगा। सो इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो बेटा, तो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा माना हमने, तो ये लेंथ बेटा आपके किसके बराबर है, L, और ये दूरी किसके बराबर होगी, x/2। x/2। बहुत बढ़िया। तो क्या इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, कितना होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट बेटा। सो इट विल बी इक्वल टू x/2l। सो इसी को साइन थीटा को हम टेन थीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो यूजिंग दिस रिलेशन व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। सो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं x/2l एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां से x कितना आ जाएगा, देखो x क्यूब आ जाएगा एक तरफ, x क्यूब इक्वल टू के 2k l स्क्वायर अपॉन एम जी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k l स्क्वायर अपॉन एम जी की पावर 1/3, और यही हमें प्रूफ करना है, यही आंसर है। कुछ दिमाग में गया, दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, टफ से टफ क्वेश्चन जो दो थ्रेड से लटकाया हुआ हो, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इवन बच्चे चाहे तो डायरेक्ट रट्टा भी मार लेते हैं। क्या रट्टा मार सकते हो बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेन थीटा क्या बन रहा है, साइन थीटा क्या बन रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में बच्चे याद भी कर लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन एम जी, इवन चाहे तो याद कर लेते हैं। इवन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोल देते हैं याद कर लो, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट बोर्ड में यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। क्या बात समझ आई? पर आखिरी का स्टेप समझ नहीं आया। बेटा आखिरी स्टेप तो x निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है। ओके सर। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x है। सर इसके ऊपर वाला स्टेप सर, बेटा टेन से तो साइन में कैसे बदला? बेटा ये होता है जब थीटा स्मॉल होता है, दिस द मैथमेटिकल रिलेशन। जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे वो इसको प्रूव कर सकते हैं, बट हमारे काम का नहीं बेटा, हम इस लेवल पे प्रूव नहीं कर सकते सब बच्चों के लिए, ठीक है। ओके सर। ये दिमाग में रखना, ऐसा होता है, हम मानते हैं ऐसा। गॉट इट? यस सर। बेटा सी अप्रोक्सीमेशन ओनली चेंज, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें केवल और केवल अप्रोक्सीमेशन चेंज होता है लास्ट में। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आंसर थीटा की टर्म्स में दे देता है तो हम थीटा को चेंज ही नहीं करेंगे। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि थीटा चेंज करो, तो उसको चेंज करके आंसर कर लेते हैं। सो सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, यदि इस पैटर्न पे आता है तो कई बार हो सकता है आपसे टेंशन की वैल्यू पूछ ले, कई टाइम हो सकता है बेटा थीटा पूछ ले कितना होगा, कि टेन थीटा या थीटा निकाल के दो कितना होगा, तो उस समय क्या करेंगे, टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली मैं थीटा ही लिख दूंगा। बात समझ रहे हो सब? तो वो इतना आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट वे में इस क्वेश्चंस को करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्वेश्चन। क्या करते हैं बेटू, फोर्स एज को इक्वल करते हैं, दैट्स इट। बाकी फिर मैनिपुलेशन होती है, वो मैथमेटिक्स आ जाती है, ऐसा समझ लो। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी इफ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन इक्वेट दीज क्वेश्चंस, काफी हद तक क्वेश्चन को हमारा सही माना जाता है। तो बात समझ आई हमें? यस सर। तो राइट कर सकते सर ये हैं एमजी question को। दोनों, क्या बेटा? सर ये एमजी दोनों का फोर्स है नीचे। नहीं बेटा, किसी एक का, हम किसी एक को देख रहे हैं बेटा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि दोनों पे सिमिलर सिचुएशन होगी, तो किसी भी एक पे हमने सॉल्व कर लिया। ओके। आपका क्वेश्चन क्या था बेटा, फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ठीक है। फाइंड
इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यदि आते हैं बेटा तो हमें करना आना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी में भी है, चिंता मत करो, अपने बुक्स में भी होंगे क्वेश्चंस। तो जैसे ही बेटा आप पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हो, और करोगे तब आएंगे क्वेश्चंस, नहीं करोगे तो कैसे आएंगे बताओ। सो प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस एंड आस्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। डन। और बेटा पढ़ नहीं रहे हैं हम, काम नहीं कर रहे हैं, मुझे होमवर्क बहुत कम बच्चों का मिलता है, या तो बेटा आप देखो मैं खींच के मतलब पीछे पढ़ा रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड थिंग। तो इसका क्या किया जाए बताएं मुझे, क्या सॉल्यूशन निकाले। सी बेटा थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली यदि हम सिमिलर वे में चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। चीज़ें अच्छे से वर्क तभी करेगी जब आप खुद अच्छे से कोशिश करके करेंगे, तो अदरवाइज ये क्या होता है बेटा, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। समझ आ रही है बात मेरी। बेटा म्यूट करो डिवाइस को। यस सर। सर अगर हम सर एग्जाम में ऐसे लिखें सर, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, हाँ सर मार्क्स थोड़ी कटेंगे। नहीं नहीं, यही करना होता है बेटा, यही जनरल रूल है। अभी आपके एक चैप्टर आएगा कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, उसमें तो बेटा ये हम पता नहीं 10 जगह यूज करेंगे डेरिवेशंस में। ओके सर। बेटा मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज रेस्पॉन्ड तो किया करो। इसी का क्वेश्चन देखते ही भेज दिया था या कुछ ट्राई में किया था? सर पढ़ा था, फिर उसके बाद समझ नहीं आया तो भेज नहीं दिया। समझ कुछ नहीं आया, कोशिश नहीं की, पेन उठाया ही नहीं किसी, बस देख के तुरंत छोड़ दिया। बाकी इसमें क्या था बताओ, कुछ भी तो नहीं था। डायग्राम बना के फोर्स लिख के कोशिश तो करते हैं। सर इसमें सोल्यूशन नहीं दे रखा था, सोल्यूशन दे रखा होता तो ट्राई मार लेती है सर। नहीं, बिना सॉल्यूशन देखे ही तो करना चाहिए, सॉल्यूशन देख के तो कोई भी कर लेगा। फिर तो टफ से टफ सवाल दूंगा तो भी समझ जाओगे क्या किया हुआ है, दिमाग में बिठा लेंगे बेटा। हाँ, जब पूरी तरह अटक जाए तब सॉल्यूशन काम आना चाहिए। खैर, दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बेटा, ऐसे क्वेश्चन कोई भी मिले, दिस वे इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दिस। आगे बढ़ाए कहानी को। ऑलराइट बेटा, यस सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज रिलेटेड टू ग्रेड 11th, जो हमें अब इस चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो बेटा शुरुआत करते और समझते हैं एक चीज को। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वर्क डन, तो 2-3 चीजों पे बात करेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से, कोई टेंशन है, जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ उसको भी आ जाएगा, डरना मत, है ना। सो वर्क डन को बेटा हम W बोलते थे, और वर्क डन का फॉर्मूला होता था F.S, जहां डॉट डॉट प्रोडक्ट को दिखाता है, इसके फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं F.S cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। ठीक है बेटा, सर ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है उनका।
बेटा वर्क डन हमारा निकालने का फॉर्मूला ये होता था। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे निकाल सकते हैं। इसी को बेटा वर्क डन यदि छोटा होता था कभी, मतलब स्मॉल फोर्स यदि चेंज हो रहे होते थे, तो हम वर्क डन लिखते थे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो ये फॉर्मूला हम यूज लेते थे जब वर्क बहुत छोटा होता था बेटा, या फोर्स बदल रहा होता था, तो हम डीडब्ल्यू को और ऐसे इंटीग्रल फॉर्म यूज लेते थे। तो ये दो फॉर्मूले हमें काम आने वाले हैं, तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं पुरानी जो चीज जरूरत पड़ रही है बेटा वो बताते जा रहा हूं, ध्यान से समझे। अब इसमें बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखने की चीज है। देखो कि ये दो फॉर्मूले काम में आएंगे, फिर हम इन पे क्वेश्चन या जब भी जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, तो यू विल बी इजीली एबल टू गेट इट। अदर देन दिस दो चीज और काम आती है बेटा। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कोई भी बताएगा इनमें डिफरेंस क्या है? पुराना याद ये तो पार्ट पे डिपेंड करती है और एक नहीं करती है। बढ़िया। तो बेटा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं आपके। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो फोर्सेज whose work is independent of path, मतलब पाथ कोई भी लो, वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो उनको कंजर्वेटिव फोर्सेज कहते हैं। इट मींस मैं लिख देता हूं बेटा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। और मैंने आपको सिखाया था, किसी को रिमेंबर हो तो, 3 फोर्सेज कंजर्वेटिव पढ़ते हैं हम बेटा पूरे 11-12 के सिलेबस में मिला के। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, टेंशन, नहीं बेटा, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल फोर्स, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि ये दो चेक फोर्स 11th क्लास में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स 12th में पढ़ेंगे, तो देखो इसलिए जरूरत आ गई इसकी समझाने की। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेज को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। हमारे बेटा 11th-12th के सिलेबस में मिला के हम इन 3 कंजर्वेटिव फोर्सेज को डिटेल में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रिक। सिंस ग्रेविटेशन स्प्रिंग हमारे अभी काम नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अब काम आएगा 12th क्लास में, तो हम इस पे डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। सर विद डिपेंड और पाथ करते हैं। हाँ बेटा, फोर्स हुज वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, ऐसा डिपेंडेंट ऑन पाथ। यहाँ पे बेटा आपके सारे ड्रैग फोर्सेज या फ्रिक्शन फोर्सेज आ जाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शन, ध्यान रखो, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, पानी में फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, जो पानी में फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह के फोर्सेज आपके आते हैं नॉन कंजर्वेटिव में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो हमें क्लास 11th की हमें उठानी है। ये कुछ डेफिनेशन हो गई और कुछ फोर्सेज की ये फॉर्मूला हो गया बेटा, फोर्स वर्क वगैरह कैसे निकालते हैं। सो वेरी वेरी कॉमन थिंग, try to remember it, try to memorize these 2 definitions and the formula for work done। बेटा क्या हो गया वर्क डन का? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वेयर fs cos थीटा, वेयर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो dw को भी इस तरह लिख सकते हैं बेटा, f डॉट dr, इंटीग्रेशन फॉर्म है ये वर्क की। सर वर्क डन का सर दूसरा फॉर्मूला समझा दो सर, इंटीग्रेशन वाला। बेटा ये जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये नोशन है, मतलब dr छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, dr इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब जरूरत पड़ती है तब हम यूज करेंगे, तब समझ में आ जाएगा, है ना। यस सर। डोंट वरी, अभी याद रखो, ये जब यूज करेंगे तब समझ आ जाएगा कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। मतलब कभी भी फोर्स वेरिएबल दे दूं ना, तब तुम्हें याद रखना है कि ये फॉर्मूला काम आएगा, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यस सर। बेटा क्या ये दोनों बातें समझ आई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस सर। जिन बच्चों का 11 थोड़ा सा कमजोर है बेटा वो बताएं मुझे, क्लियर है?
यस सर। यस सर। चलो बेटा, तो अब बेटू क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ गया वो किस कैटेगरी में आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में। और हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, फिर 11th का ही चल रहा है अभी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, उस पर बात करेंगे हम। तो क्या बात होगी, ध्यान से देखना बेटू। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छे से समझना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, शेप साइज और चेंज की वजह से या हाइट वगैरह की वजह से जो एनर्जी होती है, सबने छोटी क्लासेस से बहुत पढ़ा हुआ है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन की जाती है। और कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इसका ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा एक तरह से। हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं, again a formula to remember, that change in potential energy delta U will be equal to negative of work done by conservative forces. This is change in potential energy is equal to negative of work done by conservative forces. Very very important again। इस डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं, चाहे तो बेटा मैं लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ये सब बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, तो प्लीज राइट दीज डाउन। उसके बाद फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से लिख लो इसे सभी बच्चे। राइट दिस डाउन क्विकली। लिखने में कंजूसी ना करें, लिखने में स्पीड फास्ट रखें। डन बेटू, लिख लिया सबने।
are done. अदर बच्चे बेटा ऑल्सो क्विकली राइट इट डाउन. बढ़े हम आगे बेटा. चलो अब बेटा यहाँ पे इसका क्या रोल है, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, आइए समझते हैं बेटा. तो हम क्या बोलते हैं बेटू, ध्यान से समझना. एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो बेटा इसमें पहले कुछ पॉइंट समझेंगे हम. ध्यान से देखिए बेटा, हम प्रीवियस बार बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम लिख ही चुके. इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. और इसी वजह से वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स. सो व्हाट वी से बेटा, इसके दो तरह से डेफिनेशन देंगे. पहली बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन, वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी associated with electric interactions between charges. तो जो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है बेटा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बेटा दो वर्ड कई बार हमें बुक्स में एक और वर्ड देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. मीनिंग सिमिलर है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो इट्स इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल टर्म है. कोई मुझसे पूछे जैसे कि बेटा सिंपल कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम बोलते हैं किसी फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है, तो हम उनकी इंटरेक्शन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एनर्जी है इंटरेक्शन की, उसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. बट यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा अलग वे में डिफाइन किया जाता है. कैसे डिफाइन किया जाता है ध्यान से देखना है ना. और वही डेफिनेशन, ये तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन है बेटा, हमें ये बोर्ड्स में नहीं यूज करनी है. बस ये फील के लिए है, समझाने के लिए है. क्या यूज करना है वो ध्यान से देखो अब बेटा. सो व्हाट वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक बेटा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज negative of work done by electric force in bringing a charge from infinity to that point. थोड़ी एम्बिगुअस तो पढ़ने में, बट बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ आएगा. क्या बोलते हैं हम ध्यान से देखो बेटा. यार प्रीवियस स्लाइड पे देखो, हमने डेफिनेशन लिखी थी डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं? और क्या इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? तो बेटा हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, कि जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करें, इज डिफाइंड एज, उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन
वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैथमेटिकल टर्म्स में, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स and this work done is from which point to which point, infinity to let's say point P। मान लो P पॉइंट पे आपको निकालनी थी, मान लो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है P जहां एनर्जी निकालनी थी पोटेंशियल, तो आपने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ गए इस पॉइंट पे, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे वर्क कितना किया वो निकाल के, डेल्टा यू कैन बी रिटर्न एज बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। ये सिंपल में वो लिख रहा हूं जो डेफिनेशन लिखी है, इन्फिनिटी टू पी। बेटा ध्यान से देखो, बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, तो यू इनिशियल इक्वल टू यू इन्फिनिटी, इट इज टेकन टू बी जीरो। तो यहां से यू फाइनल या जनरल यू का एक्सप्रेशन आ जाता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो व्हाट वी विल डू, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। और वर्क डन कैसे निकालेंगे वो बाद में सीखेंगे हम। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, याद करने का पोर्शन है थोड़ा सा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वर्क किया उसके नेगेटिव को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलेगी उस पॉइंट पे। अच्छा, ऐसा किस बेसिस पे बोला मैंने, ऐसा इस बेसिस पे बोला क्योंकि एजम्पशन माना जाता है बेटा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि वहां हमने चार्ज शुरू किया था, तो वहां पे हम इंटरेक्शन एनर्जी जीरो मानते हैं। यहां से हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट पी वी कैन फाइंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। पॉइंट यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है बिटू, और यू एट पॉइंट पी वी कैन राइट इट। क्या बात समझ आ रही है? लिटिल बिट ट्रिवियल है, बट थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है। ये डेफिनेशन ही थोड़ी सी बस पेचीदा है, बाकी आसान है। तो बताओ एक बार, क्या डेफिनेशन थोड़ी क्लियरिटी है? और बच्चे बताए बेटा, अश्विनी बता दिया, और बच्चे प्लीज टेल मी, थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा है डेफिनेशन कि क्या है ये? यस सर। सो दिस इज वेरी इजी, ध्यान से समझो बेटू। राइट दिस डाउन फर्स्ट, और राइट करते समय एक बार ध्यान लगाओ कि क्या समझ आ रहा है। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन बेटा। अभी तक हमने कुछ मैथमेटिक्स नहीं की है, दीज आर प्रॉपर डेफिनेशंस, वी हैव नॉट डन एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन टिल नाउ। तो डेफिनेशंस को एक बार समझो और दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमें इस तरह से लिखनी रहेगी। सर जो आपने सर सेकंड डेफिनेशन लिखी है, हाँ, सर वो लिखनी ना, मतलब सर एग्जाम्स में। बिल्कुल बिल्कुल वो लिखनी होती है हमें एग्जाम। और सर इसके ऊपर वाली सर सर समझने के लिए है। हाँ, वो केवल समझने के लिए बेटा, वो किसी के भी लिए सेम तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। कोई ओके भी सर। फोर्स है दुनिया का, आप बोल दो उस फोर्स से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट फोर्स, इस वे में। तो जल्दी लिखो बेटू, जल्दी जल्दी। शुरुआत में बेटा डेफिनेशंस है थोड़ी सी, और एक टर्म और डिफाइन करेंगे, फिर मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होगा चैप्टर का।
डन? Yes, sir. नो सर। अच्छा, कितने बच्चों को 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है? सर पढ़ा हुआ तो है सर, मगर सर कम याद है सर। एनीवन जिसको और किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया हो? पोटेंशियल पढ़ा तो था सबने, बस थोड़ा भी आइडिया हो, जस्ट लिटिल बिट आइडिया। कोई फॉर्मूला बता सके? वर्क बाय चार्ज होता था सर। हाँ, वर्क बाई चार्ज, बहुत बढ़िया। तो क्या नजर आ रहा है पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा अब? वर्क तो आ ही गया। No, sir. Work done in bringing the charge from infinity to that point. यूनिट Uh, चार्ज, बस एक when एक वर्ड आ जाएगा यूनिट चार्ज को लाने में। चलो कोई बात नहीं और डन। बेटा, सबका हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट टर्म जो हमें सीखनी है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा देखो, आराम आराम से कर रहे हैं, प्लीज कीप ऑन मेकिंग नोट्स, दिस विल बी वेरी यूजफुल। बाद के लिए मत छोड़ना, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा वी सिंबल से दिखाया जाएगा। अच्छा, ये सबको पता है बेटा, यूनिट एनर्जी की जूल होती है, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूनिट आपकी जूल होती है एनर्जी की, ठीक है, छोटी क्लास से पता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी सिंबल से डिनोट किया जाता है बेटा। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point is defined as negative of work done by electric force or work done by external force in bringing unit positive charge from infinity to that point। ध्यान से देखोगे बेटा तो दोनों की डेफिनेशन में केवल इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा था। ध्यान आ रहा है? अच्छा, इस चीज यस को सर। बेटा यहां भी इंक्लूड कर सकते थे, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, दोनों चीजें सिमिलर होती है। मींस यू कैन रिमेंबर दिस थिंग दैट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों चीजें सेम होती है, मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के इक्वल होता है, ये दोनों बातें सेम ही होती है। तो मैंने यहाँ की डेफिनेशन में दोनों इन्वॉल्व कर दिया है, कि कई बार बेटा वो एक को मिला के देता है डेफिनेशन, कई बार दूसरे को मिला के भी दे देता है, तो हमें दोनों से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहे मैं बोलूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और चाहे मैं बोलूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बोथ दी थिंग्स आर सेम इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बेटा पॉइंट P पे यदि मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना है, V एट पॉइंट P, दिस कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q। तो 4 से डिवाइड कर दो इसे, या फिर बेटा इसी को लिखा जा सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q, और इसी को लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P अपॉन Q। ये तीनों जो मैंने लिखा इक्वल में, कितने बच्चों को समझ आया देखो और बताओ।
बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, किसी भी चार्ज को, तो जिस चार्ज को लेके आए तो उसका वर्क डन ये होगा, तो उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दो। इसी तरह बेटा जिसको लेके आए उसका एक्सटर्नल के टर्म में बोलो तो ये, और इस ये जो चीज लिखी हुई है ये टर्म, ये यूपी तो लिखा हुआ ऊपर वाली टर्म पोटेंशियल, ये देखो पिछले टर्म में डिफाइन किया था यूपी, सो दिस इज रिटन एज यूपी बाई क्यू। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कौन बताएगा? जूल पर जूल कूलम, बाय कूलम। तो जूल पर कूलम सर, वोल्ट। जिसको एक नए नाम से जाना जाता है बेटा, दिस इज वोल्ट। याद करो बेटा, बहुत टाइम पहले आपको एक बात बोली गई थी कि हम आपको बताएंगे कि 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर भी। यस सर। ये बता बोला था मैंने कि अगले चैप्टर में समझाएंगे आपको, तो ये टाइम आ गया है जब आपको ये समझाया जाए। देखो बेटू, जूल पर कूलम, जूल जो है उसको लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। सो जूल कैन बी रिटन एज, जूल होता है बेटा वर्क की यूनिट, दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो मीटर को उस तरफ ले जाओ, सो वी कैन सी 1 न्यूटन पर कूलम बिकम्स इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को हम न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों लिख लेते हैं। क्लियर? तो वो यहां से हमने डिफाइन करते हैं, यहां से प्रूव करते हैं। उस समय पे मैंने बताया था बेटा, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया तब कि ये दोनों बराबर होती है, और यहां बोला था नेक्स्ट चैप्टर में प्रूव करेंगे हम ये। तो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस। इज द डेफिनेशन क्लियर? क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करूं बताओ? हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? तो हम कहते हैं तो बेटा, इनफिनिटी की जगह 1.2 अनदर हो जाएगा। हाँ, एक तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, और क्या लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो तो उसको बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम सिंपल बात। या फिर इस डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई करूं बताओ? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, मैं लिख ही देता हूं, गलती करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is defined as negative of work done by electric force in bringing unit positive charge from one point to another, from one point to another। तो ये डिफरेंस बेटा आपका इंफिनिटी से नहीं आता, दिस इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वर्क। क्लियर? बात समझ आती है? यस सर। तो जल्दी से लिखो इसको, जितना कुछ लिखा हुआ है, राइट इट फास्ट।
बच्चे क्या है बेटा, समझते तो है नहीं। अभी 12th में एक स्टूडेंट है अपनी, उसका शायद 2 या 3 दिन पहले बर्थडे था। तो बर्थडे में कुछ मतलब फ्रेंड्स वगैरह आ गए, लॉकडाउन था तो क्या वो आसपास के तो आ ही जाते हैं। एंड नाउ शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। जस्ट अभी उसका मैसेज आया, सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास, फीवर वगैरह एंड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। सी थिंक अबाउट इट। द प्लीज अवॉइड एवरीथिंग एट दिस टाइम। सो मैं पॉसिबल दैट जो पर्सन्स आए होंगे में भी, या जो भी अवेलेबल थे उनमें से किसी को हो और उसको भी पता ना हो। सो टेक केयर। यस सर। लिख लिया बेटू ये? सर वो डेविएशन बची है सर आखिरी वाली। लिख लो लिख लो। सर हमारी केमिस्ट्री मैम ने कहा है सर वो सर चैप्टर 1 का टेस्ट लेगी। अच्छा, सर आप 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ा दो सर। कब सर है कल और टेस्ट? परसों। सर चैप्टर 1 का लेंगी सर। कब है बेटा टेस्ट, कब है? सर डेट और दी सर। सर वो कह रहे हैं ना कि मंडे के आसपास ले लूंगी मैं। हाँ, ऐसे मंडे के कुछ कहा आसपास था। लेंगे ना, कोई बात नहीं बेटा, मैक्सिमम कवर कर लेंगे अपन। डोंट वरी, यस सर। डोंट वरी, वी विल कवर, वी विल टेक क्लास ऑन संडे इफ रिक्वायर्ड, है ना? यस सर। और फिर से लोगे संडे को क्लास? क्यों, कहीं जाना है? सर एक संडे तो फ्री छोड़ दो। अरे फ्री है, कितना टाइम फ्री है, सुबह से शाम तक। थोड़ी थोड़ी सर क्लासेस लेकिन वो होती होता है ना, क्लास लेनी है। है। हाँ तो अच्छी बात है ना। यस नहीं सर। हे भगवान, कितना जोर आता है पढ़ने में। बेटा तुमसे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ संडे फ्री हो। हाँ सर, तुम्हें फ्री कर दो, ऑनलाइन ही तो है, चीटिंग तो करेंगे वैसे भी सब। हाँ सर वो भी चलता है सर। चलो देखते हैं बेटा, विल सी क्या सिचुएशन रहती है। वैसे टेस्ट है शायद इस संडे ना, अपना टेस्ट भी तो रखा हुआ है अपन ने। हाँ सर फिजिक्स का है शायद उस दिन। चलो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से लिख लो। सी डेफिनेशंस ज़्यादा चल रही है अभी, अभी और चलेगी, चिंता मत करो। फिर मैथमेटिकल पार्ट चलेगा 2 दिन चैप्टर का। सर डन। डन। आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। चलिए, तो देखो बेटा, आप समझते इसको। एक बात बताओ मुझे, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी है बेटा, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है। और बेटा इधर मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा मान लो एक पॉजिटिव चार्ज जो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, उस पर फोर्स किधर लगेगा? सर राइट साइड। राइट साइड लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE। यस तो सर। बेटा इस चार्ज को यदि मुझे इन पॉइंट्स पे लाना है, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड? सर एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा बेटा यहाँ तक लाने में। एक यस सर। कॉमन सी चीज सोच के बताओ, मैं 2 चीजें बोल रहा हूं कि P पॉइंट पे पोटेंशियल है VP और Q पॉइंट पे पोटेंशियल है VQ। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा है? देखे सोच के आंसर करो। देखे सर वीपी बड़ा है। VP बड़ा है, बहुत बढ़िया। कैसे सोच पाए हम? सर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी वहां तक ले ज्यादा जाने है में। बेटा, ये समझ लो ज्यादा दूर लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है, सोचो कि तुम क्लासरूम में बैठे हो जैसे, और मैं तुम्हें बोलूं बेटा चेयर को शिफ्ट करो दूसरे रूम में, तो जो ज्यादा दूर तक चेयर लेके जाएगा उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यदि इस चार्ज को मैं Q तक लाऊंगा तो कम वर्क करना पड़ेगा, Q से ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लिखना है, ध्यान से समझना। तो मैं क्या लिखूं?
VP minus PQ. बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, तो ये मैं लिखूंगा डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू VP माइनस VQ। इसको बेटा हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, कहां से कहां तक, Q से P तक लाने में, और या फिर मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक, Q से P तक लाने में। सो दिस इज द फॉर्मूला कि यहां से यहां तक लाने में कितना करना पड़ा वर्क, उसको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, एंड दिस इज द वे वी फाइंड दिस, और इसका फॉर्मूला हम इस तरह से बेटा याद रखते हैं। क्लियर है बात? Yes sir. बेटा वापस रिपीट करता हूं, ये कितने बच्चों को समझ में आया कि पी पे ज्यादा होगा? सार्थक, व्योम, बेटा समझ रहे हो? आगे से सुनो. हाँ सर। क्यों? सिंपल लॉजिक, जितना दूर लाओगे अगेंस्ट उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो क्या क्या। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है, तो P से Q पे गया तो पोटेंशियल कम हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इसका जस्ट उल्टा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड Potential पोटेंशियल increases. इंक्रीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चला, तो इन दोनों पे उल्टा जाने पे जो बाद में आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टे पोटेंशियल बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों? कौन ये एक्सप्लेन कर सकता है? देखिए थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। Sir 90 degree sir. Sir cos तो वर्क डन 0 हो जाता। बिल्कुल बेटा, इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 हो जाएगा, तो अच्छा। वर्क डन ही 0 होगा, Cos 90 तो 0. पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। जितना पोटेंशियल एक किसी पॉइंट पे होगा उतना ही सब जगह होगा। अंडरस्टूड? Yes sir. तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो अगली क्लास में मैं दूंगा होमवर्क। आज तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम। सेम इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे होगा बेटा वो सवाल सॉल्व, जिनको ये 3 पॉइंट्स और ये बेसिक डेफिनेशन से याद होगी जो हमने आज डेफिनेशन सीखी है। और इतना प्यारा सवाल है, मल्टीपल टाइम्स तो बोर्ड ने पूछा है वो, तो वी विल डिस्कस दैट, बट ये लिखो फटाफट से।
सर डन। डन सर। गुड, लिख लिया बेटा और सबने भी? चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बढ़ाए आगे? यस सर। चलिए बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो कैसे निकालें। आइए बेटा समझते हैं कहानी को। मान लीजिए कहानी कुछ ऐसी है कि आपको किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस एरिया में ई के बराबर, कि ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ। तो बेटा आप क्या करोगे, इन्फिनिटी पे किसी चार्ज को लोगे और उसको चला के यहां तक लेके आओगे कि नहीं? तो जब ऐसा हो जाएगा तब Yes, हम sir. बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ तक लाने को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं पर चार्ज। अब इस पे लिखना है तो आइए समझते हैं बेटू। तो हमने डेफिनेशन से चलते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग पॉइंट इंफिनिटी टू पी। ठीक है बेटा, यही तो होता है। अच्छा, तो वर्क डन लिखने का तो हमें फॉर्मूला पता था। वर्क डन का फॉर्मूला था नेगेटिव ऑफ फोर्स इंटू डी आर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा डॉट डी आर, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? बेटा सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने जो हमने सीखा था। सो सी हियर बेटू, ये जो लिमिट्स है इसको बेटा इन्फिनिटी से पी, यहां आर की लिमिट लग जाती है कि डिस्टेंस कैसे आप चेंज कर रहे हो। सो दिस बिकम्स नेगेटिव वोल्टेज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है तो क्यू चार्ज पे क्यू ई डॉट डी आर, और जो यहां लिमिट है बेटा उसे हम यहां शिफ्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन पे इन्फिनिटी टू पी। सो आप देखोगे तो आपका पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालने का फॉर्मूला, सॉरी ये तो मैं गड़बड़ कर गया, अपॉन क्यू, सॉरी बेटा डिवाइड में क्यू भी आएगा पोटेंशियल निकाल रहे तो प्लीज नोटिस यहां पे भी गड़बड़ है, प्लीज चेंज इट। बेटा जल्दबाजी में आप किसी ने बोला भी नहीं कि सर 4 से तो डिवाइड किया ही नहीं। क्या समझ आया क्या गलती हुई? यस सर। बेटा पीछे सही लिखा है हमने, यहाँ पे एक तो मिस्टेक कर दी और यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी तो करेक्टेड दिस। सो वीपी जो हो जाएगा, ध्यान से देखो, वीपी विल बी इक्वल टू, इसको क्यू से डिवाइड कर दो तो क्यू से बेटा क्यू कट गया, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी टू पॉइंट पी ई डॉट डी आर। And this is the now mathematical formula we are going to use for calculation of potential at any point P. अच्छे से लिख लो, मार्क कर लो। सर इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है। क्या बेटा? वो बेटू यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, पी पॉइंट की कितनी दूरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स से वगैरह वो आएगा। आप तो इस फॉर्म में याद रखो इसे। डी आर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है ना, ई डॉट डी आर। अभी एक क्वेश्चन करके बताऊंगा बेटा, तुरंत समझ आ जाएगा कैसे यूज करना है। सर इसकी डेरिवेशन भी सर याद करनी है क्या? नहीं डेरिवेशन इसकी ध्यान नहीं रखनी, अब आगे करेंगे जो ध्यान रखना है। ये तो नॉर्मल एक्सप्रेशन निकाला हमने ओके सर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें तो वर्क पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यस सर। तो छोटा सा पार्ट है बिटू, जल्दी से लिख लो।
सर्टन। और बच्चे भी बेटू क्विकली राइट करो इनको। आगे बढ़े बेटा। यस सर। नेक्स्ट जो छोटा सा पॉइंट है, दैट इज फाइनल टॉपिक ऑल्सो फॉर टुडे एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। ये सब आता है आपसे। डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये डेरिवेशन आएगा बेटा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आओ समझते हैं बेटा। पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहां पे बेटा एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q इस पॉइंट पे, और इससे R दूरी पर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू जो है बेटा P नाम से। ठीक है, चार्ज Q है, P पॉइंट है, और यहां हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ क्या करें बेटा। क्या हम इन्फिनिटी से किसी Q चार्ज को लेके आएंगे इधर? सॉरी, Q चार्ज की जरूरत नहीं है, हमें तो ऐसे फॉर्मूला पता है, बट जनरल समझे तो इन्फिनिटी से किसी Q चार्ज को इधर लाते हुए वर्क करना लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में कि Q पॉइंट तक आने में, P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? क्या वही पोटेंशियल हो जाएगा P पॉइंट पे? इज इट क्लियर? सर वापस समझा दो एक बार। बेटा मैं पूछ रहा हूं इस P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? वही तो होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन है ये तो। यस सर। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा? ये Q चार्ज। कौन लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा। बेटा सी, वर्क हमेशा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल को करना पड़ रहा है, तो वो पहले हमने जो डेरिवेशन किया हमने E माना है, तो ये E कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा। मानते हो बात को? यस सर। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है Q चार्ज। तो बेटा हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, V at point P will be equal to negative of infinity to point P E dot dr। बेटा माइक्रोफोन म्यूट करो। यहां से आप सीधा यूज करो। वैल्यूज कैसे लगेगी? लिमिट P पॉइंट कितना दूर है यहां से? देखो ये पॉइंट इंफिनिटी दूर है इस चार्ज से। P पॉइंट कितना दूर है इस पॉइंट चार्ज से? R दूर। तो दिस विल सब्स्टिट्यूट टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी R दूरी पर? AQ by R square। KQ बाई R स्क्वायर इंटू dr। दिमाग में बिठाओ इसे। अब यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन काम आएगा, और नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आपको पता होना चाहिए x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है बेटा। प्लस c यदि लिमिट है तो लिमिट में c लगाने की जरूरत नहीं होती। a से b यदि लिमिट है तो बेटू a से b ऐसे लग जाएगी। डन। अब बताओ मुझे कैसे करें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ जरा। KQ तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो माइनस KQ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R dr अपॉन R स्क्वायर। बेटा बताओ 1 अपॉन R स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेट करना है तो कहना ही राइट, R की पावर -2 dr। तो ये फॉर्मूला लगा दो अब। तो देखो फॉर्मूला लग के क्या बना। R की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लिमिट लग रही है बेटा इंफिनिटी से R। सोल्व करो क्या आ गया? -KQ अंदर में देखोगे बेटा तो ये बना R की पावर -1 अपॉन -1, पावर है इंफिनिटी से R। तो VP इक्वल टू, बेटा ये तो सिंप्लीफिकेशन करता जा रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, ध्यान से देखना, -KQ इंटू -1 अपॉन R को नीचे बैठ सकते हैं। अब क्या करते हैं, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो।
सो दिस विल बिकम माइनस के क्यूब, पहले अपर लिमिट को रखते हैं, सो -1/r, बीच में माइनस का साइन, -1/इंफिनिटी। टेल मी व्हाट इज -1/इंफिनिटी कितना होगा? व्हाट इज 1/इंफिनिटी? सर 1/0। जीरो। बेटा 1/इंफिनिटी जीरो होता है, कोई फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो देखो क्या आ गया, V8P आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, KQ/R। ए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला टू रिमेंबर। किसी भी चार्ज की वजह से P पॉइंट जो कि उससे R दूर है, वहां पे पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल होगा KQ/R। दैट्स इट, सीधा फॉर्मूला। वापस रिपीट करता हूं कैसे किया। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, इन्फिनिटी टू पॉइंट P कितना दूर है, इक्वल टू E.dr माइनस वही E कितना होता है चार्ज की वजह से, हम पूरा प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, KQ/R² dr, इन्फिनिटी से R, क्योंकि P पॉइंट इससे R दूर था। लिमिट्स रखी, सिंप्लीफिकेशन किया, इंटीग्रेशन किया, और फिर ये सब मैनिपुलेशन करता है बेटा, एक से दूसरी स्टेप, दूसरे से तीसरी। बात समझ आ रही है? अल्टीमेटली क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, और ये डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर एक डाउट है सर। हाँ, कोई भी पार्ट नहीं समझ आया तो बताओ बेटा। सर लिमिट पहले थी सर इन्फिनिटी से P, हाँ सर फिर इन्फिनिटी सर R कैसे हो गई? बेटा समझो इस बात को, डेफिनेशन पे जाओ। वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो बेटा इन्फिनिटी और पॉइंट P की एक्चुअल में डिस्टेंसेज है ये, तो इससे इस पॉइंट की दूरी तो इनफाइनाइटी हो गई। इन्फिनिटी जो पॉइंट है इन्फिनिटी पे, और पॉइंट P कितना दूर है इस चार्ज से, तो दैट इज R डिस्टेंस। तो ये लिखने के लिए बेटा हम इन्फिनिटी से P लिखते हैं, तो ये P क्या बताता है यहाँ पे कि पॉइंट P कितना दूर है। ओके सर। तो इसलिए हमने R लिख दिया कि यहां से पॉइंट P R दूरी पे है। यस सर। बेटा एक बार दोबारा जरूर ट्राई करना। वी आर जस्ट यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला जो जस्ट प्रीवियस हमने निकाला, एंड वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। बरेस्ट इज ऑल आपका इंटीग्रेशन और उसका सिंप्लीफिकेशन ये पूरा। मैं चाहता तो यहां से इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, डायरेक्ट बता के कि ये होता, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा के, तो वो हमसे होना चाहिए। अब से फॉर्मूला याद रखो हमेशा, पॉइंट किसी भी चार्ज से R दूरी पे, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R इक्वल टू KQ/R, एज सिंपल एज दैट। क्लास छोड़ दी बीच में। सर अपन ने डिस्टेंस मतलब पोटेंशियल क्यू पे फाइंड करी है। बेटा Q चार्ज की वजह से फाइंड करना है, पॉइंट P इससे R दूर, ओके ड्यू सर। टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। कोई पॉइंट P है, P पॉइंट R दूरी पे है मान लो इससे बेटा। अब वो R कितनी भी हो सकते हैं, हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया ना, आगे से तो फॉर्मूला यूज करेंगे, बट कोई पूछता है कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से डिराइव करो, तो फिर हमें ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंगल लाइन फॉर्मूला। बस यहाँ के बाद पूरा मैनिपुलेशन है, पूरा इसका सॉल्व होके इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग के पूरा सिंप्लीफिकेशन है। इट इज जस्ट अ सिंगल लाइन डेरिवेशन, मतलब ये डेरिवेशन आना फ्री के नंबर है बेटा, जस्ट अ सिंगल लाइन, यहाँ तक खत्म है ये डेरिवेशन। इसके बाद पूरा पूरा आपका सब्सटीट्यूशन है, मतलब आप वैल्यू सब सही से सब्सटीट्यूट करें इंटीग्रेट करके, दैट्स इट।
डन। डन सर। तो बेटा आज थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, केवल मैथमेटिकल पोर्शन में एक चीज़ देखी है हमने। अगली क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने सीखा, और इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डेरिवेशन देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पे भी और ज़्यादा बात करेंगे, चर्चा। तो हमारा काम क्या है, जो फॉर्मूले लिखाए गए इंपॉर्टेंट और जो डेफिनेशंस हमने आज बेटा कवर की, उनको आप अच्छे से सॉल्व करें, उसको अच्छे से फॉलो करें, ताकि अगली क्लास में हम और अच्छे से इसको आगे बढ़ा पाए। बेटा सी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मुझे केवल इतनी रिक्वायरमेंट है, एट होम यू जस्ट रिवाइज द थिंग्स प्रॉपरली। एक बार दोबारा पढ़ लो, जो नहीं आता पूछो और फिर उसको फॉलो अप करो। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। क्लियर है बात? यस सर। चलो बेटा, देन विल मीट अगेन एंड प्लीज रिवाइज दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर।